नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। हम हाजिर हैं अपनी खास सीरीज कोविड इन 21 के अंतिम एपिसोड के साथ। देखते देखते हम 2021 में आ चुके हैं। पूरी दुनिया इस बात पर एकमत है कि खौफनाक वक्त गुजर चुका है। अब जो भी होगा 2020 से बेहतर होगा। 2020 ने पूरी दुनिया के लिए कूटनीति का, मुल्कों के आपसी रिश्तों का, सत्ता संघर्ष का, वैश्विक ऊंच नीच का एक नया मैदान तैयार कर दिया है। कोरोना काल ने घिसे पिटे कूटनीति के कई सिद्धांत, मिथक और धारणाओं को ध्वस्त कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नई जमीन तैयार है, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नई इबारतें लिखने का काम शुरू हो रहा है। हम सबकी खुशकिस्मती है कि हम इस नए इतिहास के गवाह बनेंगे। तो क्या 2021 के बाद विश्व में नई महाशक्तियों का उभरना तय है? क्या भारत का अंतर्राष्ट्रीय किरदार ऊंचाइयों को छूने वाला है? क्या अंतर्राष्ट्रीय शक्ति का केंद्र पश्चिम से पूर्व की तरफ सरक रहा है? क्या भारत और चीन की प्रतिद्वंदिता से लिखा जाएगा इस दशक का वर्ल्ड ऑर्डर? आज मैं भविष्य के इन सवालों पर चर्चा करूंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि कोविड काल में किस तरह अमेरिका ने दुनिया में अपना लीडरशिप रोल गंवा दिया। क्या आप जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध से पहले सैन्य शक्ति के लिहाज से अमेरिका का दुनिया में 17वां नंबर था। अमेरिका की हैसियत पोलैंड और बेल्जियम जैसे देशों की ही थी। दूसरे विश्व युद्ध ने अमेरिका को महाशक्ति बना दिया। पिछले एक साल में पूरा विश्व एक तरह का युद्ध लड़ रहा था। पूरी दुनिया को विश्व युद्ध जितना ही आर्थिक नुकसान हो चुका है और अब इस कोरोना काल ने नई महाशक्तियों के उदय का नया रास्ता खोल दिया है। उथल पुथल के इस दौर में अमेरिका का क्या किरदार होगा, इसकी परीक्षा इसी साल होनी है। 20 जनवरी को जो बाइडेन के हाथ में अमेरिका की सत्ता आ जाएगी। दिसंबर के महीने में करीब 70,000 अमेरिकी कोरोना से जान गंवा चुके हैं। पूरा अमेरिका सदमे में है। तमाम दावों के बाद भी ट्रंप प्रशासन अपने नागरिकों को वैक्सीन देने की रफ्तार नहीं बढ़ा पा रहा। बाइडेन के लिए हालात संभालना आसान नहीं है। दुनिया भर में लंबे समय से इस बात को लेकर चर्चा है कि अगर ट्रंप की जगह किसी और नेता के हाथ में अमेरिका की बागडोर होती तो शायद कोरोना काल में अमेरिका सिर्फ अमेरिका की फिक्र नहीं करता, बल्कि दुनिया भर के गरीब देशों को भी अमेरिकी मदद मिलती। क्या 2021 में बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी उस साख को फिर से कायम कर पाएगा? अब तक कोरोना से अमेरिका में 2 करोड़ से ज्यादा संक्रमित और 3,56,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सुपर पावर अमेरिका में किलर कोरोना ने ऐसा कोहराम मचाया कि न्यूयॉर्क जैसा शहर मरघट में तब्दील हो गया और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देखते रह गए। कोरोना काल में हुए राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिकियों ने ट्रंप को नकारते हुए जो बाइडेन को अपना नया कैप्टन चुन लिया। 20 जनवरी को जब बाइडेन राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका के उस गौरव को फिर से वापस लौटाने की होगी जो राष्ट्रपति ट्रंप के आक्रामक राष्ट्रवाद और अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी में हाशिए पर पहुंच चुकी है।
तो ट्रंप के की जो पॉलिसी थी वो एक तरह से अमेरिका फर्स्ट और आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी थी कि अमेरिका को बिल्कुल अलग से वो कर लिए थे। नेटो से उनका कोऑपरेशन यूरोपियन कंट्रीज से अच्छे नहीं थे, WHO से उन्होंने अलग कर दिया था, यूनाइटेड नेशन पे फंडिंग कम कर दी थी। तो जो ट्रंप की आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी थी वो काफ़ी वो अमेरिका की जो का जो प्रभाव था विश्व में उसको काफ़ी प्रभावित किया था। अभी लेकिन अभी जो बाइडन जब आते हैं तो उम्मीद किया जाता है कि वो एक तरह से ओबामा 3 यानी कि 2 टर्म ओबामा रह चुके थे पहले, और ओबामा 3 वाली पॉलिसी वो परस्यू करने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रपति बाइडन जरूर प्रयास तो करेंगे, करना उन्होंने शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा अमेरिका इज बैक, अमेरिकन लीडरशिप इज बैक। तो वो ये समझते हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप के समय में जो अमेरिका ने लीडरशिप खो दी थी, क्योंकि उन्होंने अपने अलायंसेस को एकदम अलग थलग कर दिया था, चाहे वो यूरोप के साथ ट्रांस अटलांटिक अलायंस हो या नेटो हो या ईस्ट एशिया हो, तो सभी जो अलायंसेस थे वो खत्म हो गए थे। तो अभी से उन्होंने उन अलायंसेस को बनाना शुरू कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप के दौर में अमेरिका की चाल, चरित्र और चेहरा तीनों बहुत हद तक बदला है। जो अमेरिका कभी दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाने और मुसीबतों से लड़ने में ग्लोबल लीडर की भूमिका निभाता था, वही मौजूदा समय में सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों तक सिमट कर रह गया, छोटे छोटे नफा नुकसान में उलझा हुआ और अपनी ग्लोबल लीडर वाली हैसियत खो चुका है। अमेरिका का पहले वाला जो लीडरशिप रोल है, डेफिनेटली पूरा तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप थे उन्होंने तो काफ़ी अमेरिका फर्स्ट और आइसोलेशनिज्म और विड्रॉ किया था इंटरनेशनल लीडरशिप रोल से, क्योंकि उनको लगता था कि पहले हमें अपना देश देखना चाहिए और फिर बाद में दुनिया। तो बाइडन भी यही देखेंगे कि अमेरिका के इंटरेस्ट में क्या है। बाइडन के साथ ये नहीं है, अब बाइडन के द्वारा नेतृत्व किए जाने वाले नेतृत्व में डेमोक्रेटिक पार्टी का एक सीधा स्पष्ट विदेश नीति उनकी है, एक सीधा रुख है, जिसकी वजह से मुझे पूरा विश्वास है कि अमेरिका फिर से विश्व में अपनी शक्ति को कायम कर लेगा, क्योंकि इससे एक तरह से वो चीन को रोक रहा है, दूसरी तरफ रूस को रोक रहा है, और इससे अमेरिका की साख और बढ़ेगी। कूटनीति के जानकारों का मानना है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन का नजरिया डोनाल्ड ट्रंप की तरह तंग नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद की जैसी हवा चल रही है और कोरोना की वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को जितना झटका लगा है, वैसे में बाइडेन के लिए ट्रंप के आक्रामक राष्ट्रवाद और अमेरिका फर्स्ट के एजेंडे से हटना भी आसान नहीं होगा। अगर बाइडन इस कोशिश करते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, मिलिट्री या इकोनॉमिक, यानी कि नेटो या क्वाड, ये जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या फिर अगर TPP जो कि एक इकोनॉमिक फ्री ट्रेड पार्टनरशिप की बात कर रहे थे ओबामा, तो अगर इस ढंग के एग्रीमेंट्स वो करते हैं, रिवाइव करते हैं, तो जरूर ऐसा लगेगा कि बाइडन एक तरह से अमेरिकन ग्लोबल लीडरशिप को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। बाइडेन को लोकतांत्रिक संस्थाओं के पक्ष में और भेदभाव के खिलाफ खड़े होने वाले नेता के तौर पर देखा जाता है। उनकी छवि एक सुलझे और समावेशी नेता की रही है। विदेश नीति के मोर्चे पर ट्रंप और बाइडेन दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर माना जाता है। बाइडेन के लिए भी अमेरिकी हित ही सबसे ऊपर रहेंगे, लेकिन तेजी से बदलते ग्लोबल ऑर्डर में शक्ति के कई केंद्र बनते जा रहे हैं, जिससे टकराव बढ़ने की आशंका ज्यादा है। ऐसे में माना जा रहा है कि बाइडेन की अगुवाई में अमेरिका अहम किरदार निभाने की कोशिश कर सकता है। तो अमेरिका को डेफिनेटली बाइडेन कोशिश जरूर करेंगे, और मुझे लगता है काफ़ी हद तक उनके जो कार्यकाल में ये पॉसिबल होगा कि US अपना फिर वापस अपना साख कायम करेगा, अपना लीडरशिप रोल वापस लेगा। और उन्होंने जो अपनी कैबिनेट मेंबर्स को भी नेम किया है, वो इसी विजन के साथ है कि अमेरिका रिगेन्स अपना लीडरशिप पोजीशन वंस अगेन। बदले वैश्विक समीकरणों में बाइडेन की कोशिश होगी कि दुनिया की छोटी बड़ी समस्याओं को सुलझाने में मदद कर अमेरिका फिर से दुनिया में ग्लोबल लीडर वाला रुतबा हासिल कर सके। साल 2020 में अमेरिका और भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक बात की समानता थी। चीन के साथ दोनों के रिश्ते एक जैसे ही रहे। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन हर भाषण में कोरोना को चाइनीज वायरस कहा, दूसरी तरफ भारत मई के महीने से ही चीनी घुसपैठ का जवाब ढूंढता रहा। चीन ने दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ जो दुश्मनी मोल ली है, उसका इम्तिहान भी 2021 में होना है।
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकारों को लगता है कि बाइडेन का अमेरिका चीन को लेकर उतना सख्त नहीं होगा जितना ट्रंप का अमेरिका था। चीन के लिए भी अपना खोया हुआ विश्वास कायम करना आसान नहीं होगा। 2021 में चीन और अमेरिका के बीच लीडरशिप की पोजीशन को लेकर एक तनातनी शुरू हो सकती है। चीन इस बात की पुरजोर कोशिश में है कि वो अपनी वैक्सीन के जरिए दुनिया के कमजोर मुल्कों को अपने पाले में खींच ले। तीसरी दुनिया के ज्यादातर मुल्क अब भी इस पेशोपेश में हैं कि उन्हें वैक्सीन का टीका कहां से मिलेगा। Because it comes from China. It's not racist at all. No, not at all. It comes from China. That's why. It comes from China. I want to be accurate. कोरोना विस्फोट के लिए राष्ट्रपति ट्रंप चीन को खलनायक साबित करने में जुटे रहे। वॉशिंगटन और बीजिंग के ट्रेड वॉर में उलझे हुए थे। ऐसे में ट्रंप प्रशासन की कोरोना से लड़ने की लचर नीतियों और अर्थव्यवस्था को बचाने के मोहपाश में अमेरिकी नागरिक किलर वायरस से दम तोड़ते रहे। नतीजा ये निकला कि कोरोना से दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में हुई। सुपर पावर अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भी रिवर्स गियर लग गया। ऐसे में कोरोना की चुनौतियों के बीच चीन का जीडीपी के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ने का टारगेट करीब हो गया है। जो अभी शक्ति कितनी है, क्योंकि आर्थिक शक्ति के हिसाब से देखा जाए तो चीन काफी आगे बढ़ता जा रहा है और अभी जो आखिरी आंकड़े आए हैं, आखिरी जो एनालिसिस आया है, जो समीक्षा आई है, उसके अनुसार चीन अमेरिका की जीडीपी को 2028 में क्रॉस कर जाएगा। अमेरिका के संभावित विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की सोच है कि राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों की वजह से अमेरिकी गठबंधन कमजोर हुए, जिससे दुनिया में शून्यता पैदा हुई और चीन ने इसका फायदा उठाया। विदेश नीति की नब्ज पहचानने वाले पंडितों का मानना है कि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के साथ ही वॉशिंगटन और बीजिंग के रिश्तों में बदलाव आना तय है। अब आगे चल के नई सरकार जब बाइडेन की आएगी तो हमें उम्मीद है कि वो डेफिनेटली बहुत इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन बिल्कुल पहले जैसा इमिडिएटली होने का वो अंदेशा नहीं है, क्योंकि जो चीन का रवैया इस वक्त है इंडो पैसिफिक में, आप देख लीजिए, चाहे इंडिया के साथ भी, और जिस पे जो बाइडेन ने सपोर्ट किया है कि इंडिया को सपोर्ट किया है और ये चीन को ऐसा नहीं करना चाहिए, और हम सपोर्ट करते हैं इंडिया को इन दिस कॉन्फ्रंटेशन। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया नहीं होगा, लेकिन आई एम श्योर हर कंट्री को अपना इंटरेस्ट देखना है। चीन और अमेरिका के रिश्ते जितने खराब हैं उससे ज़्यादा अच्छे होने की निकट भविष्य में कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि ये अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी की बात है। अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी और ख़ास तौर से डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जो बाइडेन के राष्ट्रपतित्व में जो विदेश नीति होगी उसमें सबसे बड़ा डेमोक्रेट्स का ये प्लैंक रहा है, सबसे बड़ा आधार रहा है पॉलिसी का ह्यूमन राइट्स या मानवाधिकार का, और चीन में ह्यूमन राइट्स का ताबड़तोड़ उल्लंघन हो रहा। टीम बाइडेन की सोच है कि भारत और अमेरिका की चुनौतियां एक जैसी हैं। दोनों देशों के सामने बड़ी चुनौती तेजी से आगे बढ़ते चीन को रोकने की है, क्योंकि 2020 में चीन से लगी भारत की सीमा पर लंबा तनाव रहा। गलवान घाटी में चीन के मंसूबों को नाकाम करते हुए भारतीय फौज के कर्नल समेत 20 जवान शहीद हो गए। भारतीय फौज लगातार एलएसी पर चीन के मंसूबों को नाकाम करने में लगी हुई है। भारत के बूंद पर कब्जा करने के लिए कोई कोशिश करता है तो कि टुकड़े को हड़पने की कोशिश करता है, तो भारत के अंदर वह ताकत है, भारत के अंदर वह कुवत है कि किसी भी सूरत में अपनी जमीन को किसी दूसरे देश के हाथ में नहीं जाने देगा, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो। भारत और अमेरिका दोनों के सामने चीन बड़ी चुनौती के तौर पर खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओबामा से लेकर ट्रंप तक से बेहतर केमिस्ट्री को चीन पहले ही देख चुका है। भारत के प्रति बाइडेन के झुकाव से भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अच्छी तरह परिचित हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि बहुध्रुवी यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में बाइडेन और मोदी की शानदार केमिस्ट्री कूटनीति का नया अध्याय लिखेगी। उनके संबंध अच्छे हैं, एक दूसरे को जानते हैं, और दोनों अब ये भी समझते हैं जो सामरिक तरीके से अमेरिका को भारत की बहुत आवश्यकता है। जो अगर चाइना को बैलेंस करना है, चाइना का जो
अग्रेसिवनेस है, जो उसका बुलिंग नेचर है, उसको थोड़ा अगर बैलेंस करना है तो अमेरिका के पास भारत के सिवा और कोई विकल्प नहीं है। भले ही चीन का वुहान शहर कोरोना विस्फोट का केंद्र रहा हो, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना काल में भी चीन की अर्थव्यवस्था की चाल दुनिया की महाशक्तियों में सबसे तेज रही। अब तक चीन के सामने चुनौती वुहान विस्फोट के बाद खराब हुई छवि को दुरुस्त करने की है। चीन ने अपनी सरकारी कंपनी सिनोफार्म की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इसे संक्रमण से बचाव में 79.3% तक असरदार माना जा रहा है। भले ही दुनिया के ज्यादातर देश चीन की वैक्सीन को शक की नजरों से देख रहे हों, लेकिन जिनपिंग अपनी कोरोना वैक्सीन के जरिए अपना वर्चस्व बढ़ाने की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। यूएई में करीब 1 लाख लोगों को ये वैक्सीन दी जा चुकी है। बहरीन में फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए ये वैक्सीन उपलब्ध करवाई गई है। वहीं मिस्र में भी सिनोफार्म के वैक्सीन पहुंच रही है। मोरक्को अपनी 80% आबादी को चाइनीज वैक्सीन देने पर मंथन कर रहा है। चीन विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी अपने वैक्सीन देने की पेशकश कर चुका है, लेकिन बीजिंग खास तौर से विकासशील और पिछड़े देशों को बहला फुसलाकर अपनी वैक्सीन थमाने के फिराक में है। चाइनीज मीडिया का दावा है कि सिनोफार्म में दुनिया भर से 100 से ज्यादा देश दिलचस्पी दिखा चुके हैं, लेकिन अब तक ये साफ नहीं है कि चीन अपनी वैक्सीन की कीमत गरीब देशों से किस तरह और कितना वसूलेगा। वैक्सीन कूटनीति में भारत चीन को कड़ी टक्कर देने की पूरी तैयारी कर रहा है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने भारत के सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की हरी झंडी दिखा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे गौरवशाली और आत्मनिर्भर भारत की उपलब्धि बताया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी भारत के इस फैसले की तारीफ की है। प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि भारत में जो वैक्सीन बनेगी वो टिकाऊ होने के साथ साथ सस्ती भी होगी। 60 देशों के राजनयिकों को देशी वैक्सीन कंपनियों का दौरा करा के भारत ये साबित कर चुका है कि हम फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड बनने की पूरी कुव्वत रखते हैं। कोविड काल में ईरान और मलेशिया जैसे देशों की मदद करके भारत ने इन देशों से अपने रिश्ते भी सुधारे हैं। कोरोना के शुरुआती दौर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्क देशों के लिए कोविड इमरजेंसी फंड का आइडिया इजाद किया था। भारत अब तक 133 देशों को कोविड से लड़ने की दवाएं सप्लाई कर चुका है। दुनिया भर के गरीब देश कोरोना वैक्सीन के लिए बड़ी उम्मीद के साथ हिंदुस्तान की ओर देख रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि एक ऐसे राजनेता की बनी जो भारत के सर्वे भवंतु सुखना के एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। कोरोना जैसी महामारी में भी दुनिया के हर जरूरतमंद देश को दवाई और सहायता पहुंचाने में भारत ने कोई कमी नहीं छोड़ी। भारत एक फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनकर उभरा है और ये कोरोना काल में करीब 150 देशों को उसने भिन्न प्रकार की मेडिसिन्स, मेडिकल इक्विपमेंट, चाहे वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो, पैरासिटामोल हो या और प्रकार की मेडिसिन्स हो, वो सबको दी हैं। चाहे जो विकासशील देश हैं उनको एज ग्रांट दिया है और उनको कमर्शियल बेसिस पर सप्लाई किया है। भारत में नए साल में कोरोना की 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड को पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है, तो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को भी इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल चुकी है। दोनों ही वैक्सीन का रखरखाव आसान है, साथ ही भारत में बनी वैक्सीन के नतीजे बहुत बेहतर हैं। The CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee and accordingly vaccines of Messrs Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation and permission is being granted to Messrs Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. ऐसे में तीसरी दुनिया के देशों को लगता है कि इस मुश्किल घड़ी में भारत ही उनकी निस्वार्थ मदद कर सकता है। इंडिया भी अपनी तरफ से वैक्सीन डिप्लोमेसी की कोशिश कर रहा है कि हमारे भी
हम भी सप्लाई कर पाएँ हमारे नेबरहुड में और कंट्रीज़ को, एंड ग्रांट, जैसे मैंने पहले भी कहा, ग्रांट्स भी दे के वो कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त थोड़ा प्रीमेच्योर है क्योंकि अभी वैक्सीन्स कहीं भी फुल्ली इंडिया में तो फुल बने नहीं है, अभी तक फाइनल अप्रूवल आया नहीं है। एस्ट्राजेनेका जो है, जो कंपनी है, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो अमेरिकन कंपनी है और उसका कोलैबोरेशन ब्रिटेन से हो रहा है और उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रहा है। तो ये जो ग्लोबल कोलैबोरेशन है, ये शो करता है कि आज के समय में जो कि आप पेंडेमिक में पहले जो आपने देखा कि कैसे ग्लोबलाइजेशन के कारण ये पूरे विश्व में फैला, तो अभी वैक्सीन के लिए एक ग्लोबल कोलैबोरेशन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ग्लोबल कोलैबोरेशन नहीं होता है तो फिर आपको ये जो हमारा जो पैंडेमिक है उस पर आप कभी भी काबू नहीं कर पाएंगे। हाल ही में भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन यानी गावी के बोर्ड का सदस्य चुना गया। इस संस्था का मकसद दुनिया के गरीब देशों के बच्चों को उन बीमारियों का टीका उपलब्ध करवाना है जिन्हें वैक्सीन से रोका जा सकता है। गावी दुनिया भर के गरीब देशों के 82 करोड़ से ज्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन में मदद कर चुका है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया गरीब देशों के लिए सस्ती और कारगर वैक्सीन का उत्पाद करने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसका फायदा 140 देशों को मिलता है। ऐसे में गावी के मंच से भी कोरोना वैक्सीन के लिए गरीब देशों के पक्ष में आवाज उठाने का शानदार मौका है। इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण भूमिका उन देशों की है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते हैं। 2021 में मुस्लिम वर्ल्ड 2 ध्रुवों में बंट सकता है। एक तरफ टर्की है जो कट्टरपंथी इस्लाम के नाम पर दुनिया के मुस्लिम देशों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ है UAE, जिसे उम्मीद है कि कोरोना के वैक्सीन के जरिए वो पूरे पश्चिम एशिया की एक बड़ी ताकत बन सकता है। कोरोना वायरस की वैक्सीन में पोर्क के जिलेटिन को लेकर पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में हंगामा मचा है, लेकिन UAE की फतवा काउंसिल ने इस वैक्सीन को मुसलमानों के लिए जायज ठहराया है। UAE पूरे पश्चिम एशिया का वैक्सीन हब बनने की तैयारी में है। दूरदर्शिता दिखाते हुए UAE ने पहले ही चीन और रूस के वैक्सीन निर्माताओं के साथ करार कर लिया और अपने देश में उनकी क्लिनिकल टेस्टिंग का पूरा इंतजाम करवाया। 2021 के मुस्लिम वर्ल्ड में UAE की आधुनिक सोच का बड़ा इम्तिहान है। बात अक्टूबर 2020 की है। पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन को लेकर युद्ध स्तर पर काम जारी था। इंडोनेशिया के कुछ राजनयिक और मुस्लिम धर्म गुरु चीन पहुंचे अपने मुल्क के नागरिकों के लिए वैक्सीन की डील करने। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने ऐसी वैक्सीन लेने से इनकार कर दिया जिसमें जिलेटिन का इस्तेमाल हुआ था। वैक्सीन को स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के दौरान सुरक्षित और कारगर रखने के लिए पोर्क से बने जिलेटिन के इस्तेमाल की बात सामने आई। इसके बाद कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में कोहराम मच गया। ये कहना है कि कोविड-19 की वैक्सीन्स के कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जैसे कि अल्कोहल, पोर्क, जो उनका धर्म इजाज़त नहीं देता है। हालांकि कोविड-19 के मैन्युफैक्चरर्स ने इस बात को क्लियर किया है कि ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट्स इन दवाइयों में इस्तेमाल नहीं किया गया है। कोरोना वैक्सीन पर विवादों का ऐसा बवंडर शुरू हुआ जिसमें मुस्लिम वर्ल्ड दो फाड़ हो गया। इंडोनेशिया और मलेशिया पहले ही चीन की कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से हलाल सर्टिफिकेशन की मांग कर चुके हैं। वहीं सऊदी अरब का दावा है कि उसके यहाँ जिस कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है वो पूरी तरह हलाल है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के भी कई संगठन वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन UAE ने तर्क और विवेक की कसौटी पर मौजूदा संकट को देखते हुए वैक्सीन को मंजूरी दे चुका है। UAE की सबसे बड़ी फतवा काउंसिल के प्रमुख शेख अब्दुल्ला बिन बयाह का कहना है कि वैक्सीन पर इस्लाम के पोर्क से बनाए प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंधों का असर नहीं होगा। ये प्रोडक्ट इंसानों की जान बचाने के लिए वैक्सीन में इस्तेमाल पोर्क जिलेटिन को दवा समझा जाए, खाना नहीं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कोरोना महामारी के खात्मे और जिंदगी बचाने के लिए UAE ने जो राह चुनी उस पर मुस्लिम वर्ल्ड के कितने देश चलेंगे। चाइना की जो साइनोफार्म की जो वैक्सीन है उसके ट्रायल्स वहाँ शुरू किए। सिमिलरली रशिया की जो स्पुतनिक वैक्सीन है उसके भी ट्रायल फेज 3 ट्रायल्स वगैरह शुरू किए हैं। बल्कि यहाँ तक कि साइनोफार्म की जो एक खेप है
उन्होंने इजिप्ट तक को पहुंचा दी है और दूसरे कंट्रीज अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में, उधर सब जगह पहुंचाने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने यूएई ने एक बड़ा लीड लिया है। अब देखें कि उनकी जो एमिरेट्स एयरलाइन है उसने जो है अपना वहाँ पर अपने प्लेन्स को स्पेशली प्रिपेयर करके उनको ट्रांसपोर्टेशन में, लॉजिस्टिकल में दुनिया भर में मदद करने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा इनिशिएटिव और फॉरवर्ड लुकिंग इनिशिएटिव जो है अमीराती सरकार का इन सब मामले में है और वो अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटी को, अपनी हेल्थ केयर डिप्लोमेसी को काफ़ी अंजाम दे रहे हैं और उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिससे उनको एक तरह से एक दुनिया में एक अलग सी लीड और एक अलग सा एक मुकाम मिल सकता है, बजाय इसके कि जो फालतू की डिस्कशंस में और आर्गुमेंट्स के बीच में पड़े रहें। मुस्लिम वर्ल्ड पहले से ही 3 खांचों में बटा। टर्की, संयुक्त अरब और ईरान के बीच एक दूसरे पर बढ़त की होड़ लगी है। टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान हमेशा अपने मुल्क को इतिहास के झरोखे में देखते हैं। उनके दिमाग में विशाल ऑटोमन साम्राज्य का नक्शा घूमता रहता है। एर्दोगान की सोच है कि सिर्फ टर्की ही इस्लामिक दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। ऐसे में एर्दोगान सऊदी के वर्चस्व वाले OIC यानी इस्लामिक देशों की सबसे बड़ी छतरी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के समानांतर एक नई छतरी तानने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं। वहीं सऊदी अरब को लगता है कि हाउस ऑफ साउद के नियंत्रण में इस्लामिक पवित्र स्थल मक्का और मदीना है। ऐसे में इस्लामिक दुनिया का नेतृत्व वही कर सकता है। सऊदी अरब को अमेरिका का भी समर्थन हासिल है। इस्लामिक वर्ल्ड का तीसरा बड़ा खिलाड़ी है ईरान, जहां शिया मुसलमान हैं। ईरान जानता है कि सुन्नी वर्चस्व वाले इस्लामिक दुनिया का वो नेतृत्व नहीं कर सकता, लेकिन ईरान सीधे अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देता आ रहा है। इस्लामिक दुनिया के छोटे छोटे देशों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से पाला चुन रखा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कोरोना काल में वैक्सीन के हलाल और हराम को लेकर मुस्लिम वर्ल्ड में जिस तरह की बहस छिड़ी है, वो भविष्य में किस तरह की समीकरणों को जन्म देगी। 2020 कोरोना का साल था तो 2021 कोरोना के खात्मे का साल होगा। इस साल दुनिया में महाशक्ति वही होगा जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ज्यादा से ज्यादा देशों की मदद करेगा। लेकिन हर एक महाशक्ति की अपनी अंदरूनी समस्याएं इतनी हैं कि वो अपने देश से बाहर नहीं देख पा रहा। 90 के दशक में शुरू हुआ ग्लोबलाइजेशन का दौर लोकलाइजेशन में बदल गया है। इस दौर में वर्ल्ड लीडर वही हो सकता है जो दुनिया के बड़े हित के लिए अपने कुछ निजी हितों का बलिदान कर सके। क्या 2021 में ऐसा कुछ होने वाला है? इसका विश्लेषण हम इसी साल करेंगे। इस खास सीरीज में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबरों और सटीक विश्लेषण के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।